जय हिंद दोस्तों, मैं निरंकुश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर योर सेल्फ पर। आज की हमारी वीडियो है संविधान के विकास की यात्रा पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। 1857 की महान क्रांति और 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनने के बाद ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि अगर भारत में शासन करना है तो अब भारत के लोगों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते, क्योंकि 1857 की क्रांति ने लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा कर दिया था ब्रिटिश सरकार के लिए। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम राजनीतिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ये 3 अधिनियम लाई, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1809 यानी कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या प्रावधान किए ब्रिटिश सरकार ने। तो इसमें पहला था कि वायसराय की परिषद में, क्योंकि अब वायसराय गवर्नर जनरल नहीं होते थे, वायसराय होते थे, तो वायसराय की परिषद में 5वीं सदस्य की नियुक्ति की गई। पहले 4 होते थे। उस परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाने के अधिकार दिया गया। इसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट आरंभ किया। इस प्रकार मंत्रिमंडल जो है व्यवस्था पड़ी, यानी कि इस अधिनियम में पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। दूसरा जो था ये था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की, यानी कि अब जो परिषद में कानून बनते थे उसमें भारत की प्रतिनिधि भी शामिल होते थे। नंबर 3, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि के निर्माण हेतु 6 से 12 यानी कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये गैर सरकारी होते थे, यानी कि परमानेंट नहीं होते थे, और इन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। ये केवल कार्य संचालन में अपनी भूमिका निभाते थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था, सरकारी अधिकार नहीं होता था कोई भी नियम बनाने के लिए, कोई भी विचार रखने के लिए। 4 नंबर, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसमें 3 में कौन कौन थे? पहले थे आपके पटियाला के महाराज और बनारस के राजा और 3rd थे सर दिनकर राव। इन 3 को पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में मनोनीत किया, यानी कि बुलाया गया। 5th नंबर, मद्रास व मुंबई की प्रेसिडेंसियों को अपने क्षेत्रों में कानून निर्माण यानी कि लॉ बिल्डिंग और लॉ राइटिंग यानी कि कानून को बनाने और उसे लागू करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये अधिकार पूर्णतः नहीं था। इनके ऊपर वायसराय ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी थी, यानी कि जितने भी कानून बनेंगे ये बना तो सकती है प्रेसिडेंसियां, लेकिन वो किसकी देखरेख में बनेंगे? जो वायसराय के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर नियुक्त किया गया होगा उसके अधिकार क्षेत्र में बनेंगे। 6 नंबर, इसमें वायसराय को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बिना एक ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर कोई संकटकालीन है, यानी कि अचानक कोई ऑर्डिनेंस देना है, तो उसके लिए किसी विधान परिषद की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं वायसराय अपनी इच्छा से या अपने अधिकार का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। नंबर 7, इस अधिनियम में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। इसको समझने की जरूरत है।
देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में केंद्रीकरण हो गया था, मतलब शक्तियां जो हैं वो केंद्र में सिमट कर रह गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विकेंद्रीकरण हो रहा, मतलब जो प्रेसिडेंशिया थी उनको शक्तियां वापस दी जा रही थी, उनको उनके अधिकार धीरे धीरे करके उनको वापस दिए जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अब ये जान गए थे कि अगर केंद्रीकरण किया या भारतीयों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया या उनकी कानून बनाने में सहायता नहीं ली गई तो दोबारा से 1857 जैसी क्रांति फिर से हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये 7 प्रावधान थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या क्या प्रावधान किए। इसमें वैसे कुछ इतने खास प्रावधान नहीं किए गए थे सरकार द्वारा। इसमें पहला जो प्रावधान था वो था भारत सरकार की विधि परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक बढ़ाई गई, जिसमें न्यूनतम कम से कम 40% गैर सरकारी होना आवश्यक था। अर्थात ज़्यादातर जो इसमें बहुमत होता था वो सरकारी लोगों का ही होता था, और सरकारी जो ज़्यादातर लोग होते थे वो कौन होते थे, ब्रिटिशर्स ही होते थे। दूसरा, जो विधि निर्मात्री संस्थाएं थी, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं थी, अब उनको प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का सीमित रूप से यानी कि लिमिटेड अधिकार दिए गए कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं? विधि परिषद से। और बजट पर बहस करने का सीमित अधिकार उनको दिया गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट, यह अधिनियम भारतीय कांग्रेस के कार्यों का प्रथम परिणाम था। मतलब क्या हुआ कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. के द्वारा। तो ये अधिनियम आया था 1892 में। तो कांग्रेस ने इन सालों में लगभग 7 साल, यानी कि 85 में हुआ था और 92 की बात ही है, तो 5 और 2 7, इन 7 सालों में अपनी जो भी मांग की थी सरकार से, तो ये उनका परिणाम था कि भाई अब जो है हमें भारतीयों को इसमें अधिकार देने होंगे। 4th नंबर, विधान परिषद के सदस्यों को सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का अवसर दिया गया। यानी कि अगर सरकार कुछ गलत करती है, जो आर्थिक नीतियां तैयार करती है, उस पर वो आलोचना कर सकते हैं, यानी कि उसका क्रिटिसिज्म कर सकते थे। 5th नंबर था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। मतलब क्या है कि जो केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी लोग यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, जो नामांकन होता था, उसके लिए भी वायसराय की शक्ति यानी कि वो वायसराय की देखरेख में ही किया जाना था। उसके लिए स्वतंत्र नहीं थे, वो वायसराय के अनुरूप ही किया जाना था नामांकन। तो इसमें केवल ये 5 ही प्रावधान है। इसके बाद हमारा आता है 3rd, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म। देखते हैं अब इसमें क्या क्या प्रावधान आते हैं। बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म। सबसे पहले ना ये समझते हैं कि इसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा गया। देखो, जो जॉन मॉडले थे, ये भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें जो प्रावधान किए गए थे वो अब डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला जो प्रावधान था ये था कि इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। अब इनकी संख्या 16 से 60 तक कर दी गई थी। विधायिका का प्रस्ताव
प्रस्तुत करने, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट के संबंध में अधिक अधिकार दिए गए, परंतु ये अधिकार कहाँ तक सीमित थे? केवल वायसराय तक। वायसराय इनको रिजेक्ट भी कर सकते थे, मतलब नकार भी सकते थे। नंबर 3, सबसे पहली बार आरक्षण शब्द सर्वप्रथम लॉर्ड मिंटो ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत किया था। मतलब आरक्षण की जो बात की गई थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ही की गई थी, जिसके अनुसार कुछ वर्गों के निर्वाचन में पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। मतलब इसमें जो है कि आरक्षण देकर अलग अलग प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात की गई थी भारत में, जो 3 वर्गों में उनको विभाजित भी किया गया था। 4, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 1909 को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जो कि पहले भारतीय थे। जो इस विधि के सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। नंबर 5, इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। ये जो रिफॉर्म था, इसी रिफॉर्म की वजह से अगर देखा जाए, ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। इन्होंने पहले क्या था कि जो सभी लोग थे भारत के जो वासी थे वो भारत के वासी थे केवल, यानी कि भारत के वासी हम कह सकते हैं। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद क्या हो गए? वो हिंदू और मुस्लिम हो गए, यानी कि भारत के वासियों को जो तोड़ दिया इन्होंने, वो किस किस में कर दिया था? वो हिंदू और मुसलमान में कर दिया था, यानी कि 2 में। के.एम. मुंशी ने कहा है इसकी मॉडले मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल देकर जो भारत के अंदर एक उभरती हुई प्रजातंत्र था उसको जान से मार डाला था। के.एम. मुंशी ने ऐसा लिखा था कि एक उभरती हुई प्रजातंत्र को जान से मार डाला था। किसने? मॉडले मिंटो रिफॉर्म ने, पृथक निर्वाचन मंडल। और इसी की वजह से, पृथक निर्वाचन मंडल की वजह से ही भारत जो है वो 2 भागों में बट गया था। वो आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो केवल और केवल मॉडले मिंटो की ही वजह थी, जो इन्होंने ये सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल, ये बाद में जाकर भारत के विभाजन करके गया। यानी कि इसको ये बोला जाता है कि यह रिफॉर्म भारत के विभाजन का बीजारोपण था, यानी कि मॉडले मिंटो के वजह से ही बाद में जाके भारत का विभाजन हुआ। अगर यह नहीं आता तो शायद विभाजन नहीं होता। तो इसके जो ये 5 प्रावधान थे, जिसमें से 5वां सबसे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये 5 को मैंने डिटेल से बताया, और इसके बाद पार्ट 4 में हम जो बचे हुए एक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।